जय हिंद साथियों, सब अच्छे होंगे और जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का पैमाना है। और आप शिद्दत के साथ मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, खास करके भारत के संविधान की भाग 2 को, नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप को हम लोग आज देखने वाले हैं अच्छे से और गहनता के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और समझिए। ठीक है, आज समझते हैं हम लोग नागरिकता। भाग 2, नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। यह नागरिकता संबंधित जो है क्या है, आर्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जिसके अंतर्गत जो है सिटीजनशिप 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 ठीक है, भारत की नागरिकता। नागरिक किसे कहा जाता है, ये देख लेते हैं हम लोग। नागरिक का आशय क्या है? नागरिकता का आशय क्या है? तो कोई भी राज्य या किसी भी राज्य के ऐसे नागरिक जिन्हें या जिनको राजनैतिक एवं संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रदत्त वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे व्यक्ति अपनी क्या करता है, नैतिक एवं भौतिक विकास कर सके, साथ ही देश के प्रति क्या हो, प्रति सच्ची निष्ठा हो, नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, नागरिक होने के लिए देश के प्रति सच्ची निष्ठा का भाव होना अति आवश्यक है। ठीक है, नागरिकों को साथ सारे संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त होते हैं, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो या संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हो। ठीक है, जैसे जितने भी मूल अधिकार होते हैं वो सभी अधिकार जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त होती है। संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान मिलता है। ठीक है, और नागरिक किसे कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति जो देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो और सारे राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकार जिनको प्राप्त हो, जैसे मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार एवं वे सारे अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त होती है। ठीक है, वे सभी अधिकार किसको प्राप्त होगी? नागरिकों को। ठीक है, नागरिक दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य नागरिक और एक जो है क्या होगा, देश के नागरिक। ठीक है, बाह्य नागरिकों को जो है मतदान का अधिकार नहीं होता है, ना ही उनको जो है कहीं पर जो है चुनाव पर खड़े होने का अधिकार होता है, ना या चुनाव पर मतदान करने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो भारत के नागरिक जो है देश के प्रति या कोई भी देश का नागरिक देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो, ऐसे नागरिकों को ही क्या कहा जाता है? किसी देश का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। आगे चले तो नागरिकता संबंधित आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक।
और भारत जो है, भारत में एक हरी नागरिकता को अपनाया गया है। भारत की नागरिकता कैसी है? भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता एक हरी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता या एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत के जितने भी लोग हैं सभी के सभी जो है देश की नागरिकता प्राप्त है, इंडियन है। ठीक है, नागरिकता क्या है? नेशन, भारतीयता है। ठीक है, नागरिकता भारतीयता। और हमने जो है नागरिकता, नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन की संविधान से। ठीक है, कहां के संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने भारत की नागरिकता को, ठीक है, अपनाया है। ठीक है भाई, भारत की नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। जबकि जबकि अमेरिका की नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक नागरिकता जो है राज्य की नागरिकता प्लस एक राज्य है देश की नागरिकता। ठीक है, ऐसे ही स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में तीसरी नागरिकता, तीसरी नागरिकता को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत जिला की नागरिकता, जिला, राज्य और देश की नागरिकता। इस तरीके से स्विट्जरलैंड में तीसरी नागरिकता है, लेकिन भारत की नागरिकता एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ठीक है, कि हर कोई जो है कहां का नागरिक होगा? केवल और केवल देश का नागरिक होगा। जिले का नागरिक होगा क्या? नहीं। राज्य की नागरिकता नहीं होगा। ठीक है, तो नागरिकता संबंधित जो भी कानूनें बनाने का अधिकार होगा केवल और केवल संसद को प्राप्त होगा। ठीक है ना, किसको प्राप्त होगा? संसद को जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार होगा। और नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होगी संसद के द्वारा बनाया जाएगा, उस कानून को राज्यों के द्वारा एज इट इज जो है अपना लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए नागरिकता केंद्र सूची का विषय है, नागरिकता केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 5 में प्रारंभ में भारत के लोगों को नागरिकता, प्रारंभ में सभी भारतीयों को नागरिकता प्रदान कर दी गई, प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो प्रारंभ में ऐसे लोग जो भारत के सीमा के अंदर निवास कर रहे थे उन सभी को जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में प्रारंभ में भारत के लोगों को नागरिकता प्रदान कर दिया गया, ये थी 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, जैसे ही संविधान लागू हुआ, ठीक है, नागरिकता जो है प्रदान कर दी गई थी। जनरली जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो नागरिकता संबंधी जितने भी कानून थे वो स्वतः ही जो है पास हो गए थे और लागू भी हो गई थी। ठीक है ना, क्या हो गई थी? लागू हो गई थी। आगे चलते हैं 6, पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता, नागरिकता। ठीक है, ठीक है, जो 1947 में
भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन देश का जो है क्या हुआ, गठन हो गया, निर्माण हो गया। और कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के जो भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते थे, लेकिन उनका हृदय जो है भारत के साथ था, और ऐसे लोग भारत आकर निवास करने लगे, ठीक है। और जो पहले जो है भारत से दूर पाकिस्तान के क्षेत्र में रहते थे, ठीक है, उनको जो है आर्टिकल 6 के प्रावधानों के तहत जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई, ठीक है ना। किन लोगों को, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात की गई है, भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई, ठीक है। तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 7। भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन कर पुनः भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, ऐसे भी लोग थे कुछ जो भारत के भौगोलिक सीमा में निवास करते थे। ध्यान रखना, ऐसे भी लोग थे कुछ जो भारत के भौगोलिक सीमा में निवास करते थे। हुआ भारत, तो दो डोमिनियन स्टेटों में भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में पहले से निवास कर रहे थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान दो देशों का गठन हुआ, तो पाकिस्तान जाकर निवास करने लगे, पाकिस्तान में रहने लगे, और पाकिस्तान उनको अच्छा नहीं लगा और पुनः वापस आए। उन लोगों को भारत में नागरिकता दे दी गई शपथ पत्र भरवाकर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन, भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत आने वाले लोगों की नागरिकता प्रदान कर दी गई, नागरिकता दे दी गई। ऐसे लोगों को जो है भारत की नागरिकता प्रदान की गई आर्टिकल 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, ठीक है। आगे चलते हैं हम अनुच्छेद 8। भारतीय मूल के नागरिक जो बाहर के देशों में निवास कर रहे, या ऐसे नागरिक जो भारत का नागरिकता अर्जन करना चाहते हैं, भारत का नागरिकता ग्रहण करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है भारत की नागरिकता देने की बात कही गई है, ठीक है। ऐसे लोग जो आजादी की लड़ाई में भारत में शामिल थे और भारत के निवास करने वाले लोग थे, लेकिन आजादी के बाद या आजादी से पहले जो है कहां चले गए, वो विदेशों में रहने लगे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध करने के लिए चले गए, या द्वितीय विश्व युद्ध के लिए लड़ाई में चले गए। कुछ ऐसे भारतीय थे जो व्यापार करने विदेशों में चले गए और भारत की नागरिकता त्याग कर वो विदेशों में रहने लगे। अगर वो भारत आना चाहते थे तो उनको जो है आर्टिकल 8 के प्रावधानों के तहत नागरिकता देने की बात कही गई है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आर्टिकल 8 भारतीय मूल के नागरिक जो बाहर के देशों में निवास कर रहे हैं और ये कभी ना कभी भारत के नागरिक थे या भारत का नागरिक अर्जित करना चाहते हैं, नागरिकता अर्जित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है आर्टिकल 8 के प्रावधानों के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो ये नागरिकता अर्जित करने का जो है क्या है, प्रक्रिया जो है आर्टिकल 8 में से लिया गया है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे आप लोग, आर्टिकल 8 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है भारत के जो नागरिक है उनको सीधे सीधे भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ जो है क्या है, एक प्रकार का दुश्मन देश है, या आजादी से पहले पाकिस्तान की सीमाएं भारत के साथ लगती थी, ठीक है। ऐसे में तो सारे के सारे पाकिस्तानी भी भारतीय होंगे, भारतीय मूल के होंगे,
इस आधार पर जो है पाकिस्तान के नागरिकों को सीधे सीधे भारत की नागरिकता नहीं दी जाती। जैसे एक चर्चित जो चेहरा है, चर्चित सिंगर हैं अदनान स्वामी जी, ठीक है, अदनान स्वामी, ठीक है। तो इन्हें जो है अदनान स्वामी, इनको जो है 2015 में 14-15 में मोदी सरकार के द्वारा नागरिकता दी गई है, लेकिन ये पाकिस्तान की नागरिकता त्यागने के बाद ये ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की और ब्रिटेन की नागरिकता छोड़ने के बाद जो है भारत के नागरिक हुए। ठीक है, सीधे सीधे पाकिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 भारत की नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, भारत की नागरिकता की समाप्ति। आर्टिकल 9 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता का न रहना, नागरिकता का न रहना, यहां पे लिख लेंगे नागरिकता का न रहना। ठीक है, यह नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, चलिए देखिए, तो भारत की नागरिकता कैसे चली जाएगी या कैसे समाप्त होगी? तो याद रखना, कोई भी व्यक्ति अगर नागरिकता जो है स्वयं किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या गलत तरीके से जो है जानकारी देकर या गलत तरीके से सूचना प्रोवाइड करके जो है भारत की नागरिकता हासिल किया हो, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या किसी दुश्मन देश का जो है सहायता करने पर या भारत की जो गोपनीय सूचना है उनको जो है साझा करने पर, दुश्मन देश के साथ साझा करने पर जो है भारत की नागरिकता छीना जा सकता है। या गलत जानकारी देकर नागरिकता हासिल किया जाने पर। ठीक है, तीसरी चीजें, अगर कोई नागरिक जो है, कोई अदर देश का जो नागरिक है वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता हासिल किया है और 2 वर्षों तक जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या विदेशी न्यायालय के द्वारा सजा दिया गया हो, ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो कुछ कारण है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 भारत की नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 11 भारत की नागरिकता का बना रहना। ऐसे क्या क्या गतिविधियां करेंगे हम, या भारत के नागरिक जो है भारत के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता एवं क्या होगा, एकता एवं अखंडता को जो बनाए रखेगा, ऐसे नागरिक की जो नागरिकता है क्या होगी, बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 भारत की संसद नागरिकता संबंधी कानून में क्या कर सकता है, परिवर्तन एवं संशोधन का अधिकार किसको है, संसद को है। कानून में परिवर्तन, भारत देश के जो कानून है या नागरिकता संबंधित कानून में परिवर्तन एवं इनमें जो है संशोधन करने का अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ठीक है ना, आर्टिकल 11 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है एवं संशोधन कर सकती है। आगे चलते हैं, वर्तमान तक लगभग 9 बार क्या किया जा चुका है, नागरिकता कानून में संशोधन किया गया है।
नागरिकता संबंधी कानून में क्या किया गया है, संशोधन किया जा चुका है। कितने बार तक, 9 बार तक। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानूनों में संशोधन। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कब कब जो है नागरिकता संबंधित कानून जो है संसद के द्वारा परिवर्तन किया गया, या समय समय पर जो है नागरिकता संबंधी कानूनों में संशोधन की गई है, ये देख लेते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1960 में। नेक्स्ट चलते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 में। नेक्स्ट चलते हैं हम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1987 या 86-87 लिख लेंगे इसको, अधिनियम 1986/87। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1992। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2003। नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2005 में। नेक्स्ट चलते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2015। नेक्स्ट, अंतिम जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस तरीके से जो है ये अंतिम संशोधन अधिनियम है, नागरिकता संबंधित अंतिम संशोधन कब हुई, 2019 में। 2019 में अंतिम संशोधन हुई नागरिकता संबंधी कानून में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। 1955 में नागरिकता के जो अर्जन है, नागरिकता अर्जन के 5 तरीके बताए गए। कितने तरीके से भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है, 5 प्रकार से। ठीक है, भारतीय, ठीक है, क्या होगा भाई, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो है संशोधन है 1955 के आधार पर जो है 5 तरीके से या 5 प्रक्रियाओं के आधार पर जो है भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है। ठीक है, किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत है ये, 1955। चलिए 1955, चलिए देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1955 के द्वारा भारत की नागरिकता अर्जन, नागरिकता अर्जन के जो है तरीके बताए गए हैं। 5 तरीके से जो है भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। कितने तरीके से, 5 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। कोई बाह्य देश के लोग
कितर देश के लोग जो है भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। ठीक है, कि नागरिकता अर्जन जो है 5 तरीके से की जा सकती है। देख लेते हैं हम ये 5 प्रकार से कौन कौन सी हैं। जन्म के आधार पर, पहला है जन्म के आधार पर। दूसरा वंशानुक्रम के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर। तीसरा पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता। चौथा देशीकरण, देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता। और 5वां है भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण या भू समाविष्टि, भू समाविष्टि के द्वारा। ठीक है, भू समाविष्टि या भूमि को जो है मिलाकर जो है भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। तो आइए हम देखते हैं जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता। ठीक है, जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद जो है वे सभी नागरिकों को जिनके माता पिता जो है भारतीय हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? किसके आधार पर? माता पिता के आधार। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे आप लोग 26 जनवरी 1950 के बाद एवं 1 जुलाई 1987 तक माता पिता के आधार पर उनके बच्चों को भारत की नागरिकता, ठीक है, प्रदान कर दी जाती थी या प्रदान कर दी गई। ठीक है, याद रहेगा ना? क्या होगा? जन्म के आधार पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद उनके जो माता पिता है उनके आधार पर ही भारत की नागरिकता उनके बच्चों को प्राप्त हो जाती है, और आज भी प्राप्त हो जाती है। आप सबने जो है आवेदन डाला है नागरिकता संबंधी? नहीं डाला है। आपके माता पिता के आधार पर जो है आप सभी को नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कहीं पे आवेदन किया, एप्लीकेशन दिया? नहीं दिया। ठीक है ना, तो आप सभी को जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट चले जाते हैं हम वंशानुक्रम के आधार पर। किसके आधार पर? वंशानुक्रम के आधार पर। तो यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत के बाहर अन्य देशों में, ठीक है, भारत के बाहर अन्य देशों में निवास करने वाले भारतीयों, ठीक है, भारत के बाहर अन्य देशों में या विदेशों में निवास करने वाले जो भारतीय हैं, क्या है? भारतीयों के बच्चों को वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता, ठीक है। ये भारतीय मूल के नागरिक तो हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है कमाने के लिए या इंजीनियर, डॉक्टर, अन्य पेशा से व्यापार करने के लिए विदेश गया है, लेकिन उनके पास जो है भारत की नागरिकता है। किसकी नागरिकता है? भारत की नागरिकता। जैसे नारायण जो है
अमेरिका चला गया। कहां चला गया? अमेरिका चला गया, ठीक है ना। और अमेरिका जाकर निवास कर रहा है, अमेरिका जाकर रह रहा है, ठीक है। उनको वंश कर्म के आधार पर उनके जो बच्चे हैं उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें जो है कब तक थी, याद रखना। प्रारंभ में 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 के बाद एवं 10 दिसंबर 1992 तक ध्यान रखेंगे आप लोग। 26 जनवरी 1950 के बाद एवं 10 दिसंबर 1992 के बीच पिता अगर, ठीक है ना, पिता के आधार पर उनके बच्चों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। किसके आधार पर? पिता के आधार पर। लेकिन माता के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी। समझ में आ रहा है? जैसे सानिया मिर्जा जी जो है वो पाकिस्तान में शादी किए, ठीक है, और नारायण जो है अमेरिका जाके शादी किया। तो नारायण के बच्चों को नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सानिया मिर्जा के बच्चों को नागरिकता हासिल नहीं होगी, क्योंकि पिता के आधार पर। किसके आधार पर? पिता के आधार पर उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी, पिता के आधार पर। लेकिन 10 दिसंबर 1992 को नागरिकता संबंधी कानून लाया गया, संशोधन किया गया, और 10 दिसंबर 1992 के बाद माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक हो तो उनके जो बच्चे हैं उनको वंश क्रम के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये 1992 के बाद कहा गया, ठीक है। समझ में आया मेरी बातें? समझ में आया? हमने क्या बताया? 26 जनवरी 1950 के बाद एवं 10 दिसंबर 1992 तक पिता के आधार पर उनके बच्चों को वंश क्रम के आधार पर नागरिकता हासिल हो जाती थी। लेकिन नागरिकता कानून में संशोधन किया गया और 10 दिसंबर 1992 के बाद माता पिता में से कोई एक अगर क्या हो, भारत का नागरिक हो, तो उनके बच्चों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन ये क्राइटेरिया सिर्फ 2003 तक के लिए लागू थी। 2003 के बाद जो है माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो तभी जो है भारत की नागरिकता हासिल होगी। अगर मान के चलो नारायण जो है भारत का है और ब्रिटेन नागरिक को शादी करके ले आया, ठीक है, ब्रिटेन के नागरिक को शादी करके ले आया, तो इनके बच्चे को नागरिकता तो मिल जाएगी, ठीक है, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1 साल के अंदर जो है जो राजनयिक होते हैं ना, विदेश मंत्रालय है, उससे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। या एक शर्त और है कि अगर वो विदेश के नागरिक वहीं रह रहा है, विदेश की नागरिकता मिल गई है उनको, ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई है, तो 18 साल होने से पहले जो है वो वहां की नागरिकता त्याग दे और भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। अगर नारायण जो है ब्रिटेन गया हुआ है और वहां से भगा के ले आए किसी को, ठीक है, क्या करके ले आया? भगा के ले आया। ऐसी स्थिति में इनकी जो पत्नी होगी उनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल तक भारत में निवास करेगा और पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। लगातार जो है भारत में कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक रह रहा हो, उसके बाद जो है क्या होगी? एलिजिबल होगा, ठीक है ना। किसके लिए? नागरिकता पंजीकरण के लिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो हम थर्ड यहां तक हो गया। तो इस तरीके से वंश क्रम के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट तीसरे नंबर पे, है ना। तीसरा क्या है? पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा
भारत की नागरिकता। तीसरा प्रकार क्या है? पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है, ठीक है, एप्लीकेशन डालकर। तो याद रखना लगातार जो है कितने वर्षों तक? 7 वर्ष है भाई, 7 वर्षों तक भारत में रहा हो, ठीक है, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक भारत में रह रहा हो तो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है, ठीक है। कितने वर्षों तक रह रहा हो? 5 वर्षों तक। कोई विदेशी नागरिक है, कोई विदेशी नागरिक है और 7 वर्षों तक रह रहा हो, वो जो है आवेदन करने के लिए योग्य होगा। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा 2015 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कहा गया कि 1 वर्षों तक लगातार भारत में रह रहा हो आवेदन कर सकता है, ठीक है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक लगातार रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो है भारत के लिए नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन सरकार की इच्छा होगी तब उसे नागरिकता दी जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और मोदी साहब के द्वारा ही कहा गया, सरकार के द्वारा अमेंडमेंट लाकर, कि 5 वर्षों तक इसको 7 साल की जो सीमा है उसको कम करके 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो ऐसे नागरिक पंजीकरण के द्वारा नागरिकता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। तो ध्यान रखना आप लोग, लगातार 1 वर्ष भारत में रह रहा हो ऐसा व्यक्ति जो है आवेदन करने के लिए योग्य होगा। लेकिन सरकार उस आवेदन को स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, यह सरकार के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। लेकिन 7 साल, प्रारंभ में कितने वर्ष थे? 7 साल भारत में रहने के बाद जो है भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 वर्षों तक लगातार अगर भारत में रह रहा हो ऐसे व्यक्ति भी जो है भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो ऐसे व्यक्ति जो है 2015 के बाद 5 वर्ष किया गया और नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे सरकार जो है क्या करेगी? उनकी नागरिकता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, सरकार के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, पाकिस्तान के नागरिक पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? कहां का नागरिक? पाकिस्तान का नागरिक जो है पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान का अगर नागरिक कोई नागरिक अगर भारत की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो सीधे सीधे पाकिस्तान का नागरिक जो है भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की नागरिकता त्याग कर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा और वहां की नागरिकता त्याग कर जो है भारत के लिए आवेदन कर सकेगा, ठीक है। पाकिस्तान का नागरिक जो है सीधे सीधे भारत की नागरिकता के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं हम। चौथा पॉइंट, देशीकरण। देशीकरण का क्या अर्थ है यहां पे समझते हैं हम। देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता, इसके लिए जो है क्या करना होगा? कोई व्यक्ति देशीकरण के आधार पर जो है किस तरीके से नागरिकता हासिल कर सकता है, ये देख लीजिए।
अच्छा चरित्रवान। कोई विदेशी नागरिक जो क्या हो, अच्छा चरित्रवान, चरित्र से क्या हो, अच्छा हो। और दूसरा है 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक भाषा का जानकार, या एक भाषा जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा जो है उसको अच्छे से आता हो, ठीक है, समझता हो। तीसरी पॉइंट है यहां पे, तीसरा, भारत की संस्कृति, संस्कृति, भारत की संस्कृति, परंपरा, परंपरा, ठीक है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की परंपरा है, उस परंपरा में जो है ढल गया, क्या हो गया हो, ढल गया, ठीक है ना। भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा को जो है अपना लिया हो, ठीक है, ढल गया हो, ऐसे व्यक्ति, देशीकरण हो गया, क्या हो गया, देशीकरण, ठीक है। अच्छा चरित्रवान हो, कैसा हो, अच्छा चरित्रवान हो, 8वीं अनुसूची की एक भाषा का जो है क्या हो, अच्छा जानकार हो, भाषा को जो है समझता हो, और साथ ही साथ जो है वो विदेश से शोध कार्य के लिए, किसके लिए, शोध एवं सामाजिक या सामाजिक सेवा, शिक्षा, ठीक है, वो विदेश से जो है समाज सेवा के लिए, शोध कार्य के लिए, किसके लिए, समाज सेवा, शोध कार्य, शांति बहल करने के लिए, ठीक है, या एनजीओ के माध्यम से अन्य कार्य को करने के लिए भारत आया हो, और भारत की संस्कृति को अपना लिया हो, भारत की एक भाषा को उन्होंने क्या कर लिया हो, अच्छे से समझता हो, और चरित्र से भी जो है क्या हो, निष्ठावान हो, अच्छा हो, और देश के प्रति जो है क्या हो, निष्ठा रखता हो, ऐसे व्यक्ति को जो है शपथ पत्र भरा कर जो है भारत की नागरिकता दे दी जाती है, ठीक है। ये जो है पंजीकरण के लिए कुछ, पंजीकरण कह रहा हूं, देशीकरण के लिए कुछ शर्तें हैं। इसमें ध्यान पे याद रखना, कोई भी व्यक्ति जिसका चरित्र कैसा हो, अच्छा हो, देश के प्रति जिसका क्या हो, निष्ठा रखता हो, 8वीं अनुसूची की एक भाषा को समझता हो, जानकार हो, और भारत की संस्कृति परंपरा को जो है अपना लिया हो, साथ ही साथ सामाजिक सेवा, समाजविद, ठीक है, साहित्य, कला, ठीक है, एवं समाज सेवा के लिए भारत आया हुआ हो, और भारत की संस्कृति को उन्होंने अपना लिया हो, ऐसे व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। जैसे मदर टेरेसा को जो है भारत की नागरिकता इसी आधार पर दी गई थी। समझ में आ रहा है, किसको, मदर टेरेसा को जो है भारत की नागरिकता किसके आधार पर दिया गया था, देशीकरण के आधार पर। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट, पांचवा अंतिम है भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण आब्लिक भू समाविष्टि। चलिए देख लीजिए, भू समाविष्टि के द्वारा, भू समाविष्टि के द्वारा, भूमि अधिग्रहण के द्वारा, जैसे हमने जो है भूमि अधिग्रहण क्या है कि आर्टिकल 2 भारत के संविधान में अनुच्छेद 2 का प्रावधान है कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं और किसी अन्य देश को भारत में विलय कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। जैसे हमने 1974 में सिक्किम राज्य को, सिक्किम राज्य को भारत संघ में क्या किया गया, विलय किया गया,
विलय, या भारत संघ का हिस्सा बना लिया गया सिक्किम राज्य को, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन 1975 को, 36वें संविधान संशोधन 1975 को जो है सिक्किम को भारत संघ का हिस्सा बना लिया गया। तो वहां के नागरिकों को क्या हम आवेदन दे के नागरिकता हासिल किए वो लोग? नहीं, भूमि अधिग्रहण के साथ ही जो है उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई, ठीक है। जैसे हमने गोवा को भारत में शामिल किया गया, पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया, ठीक है, दादरा नागर हवेली, ठीक है, लक्काद्वीप जिसको हम अब वर्तमान में लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस यहां के जो नागरिक हैं उनको भारत की नागरिकता भूमि अधिग्रहण के आधार पर प्राप्त हुआ। जैसे जैसे 2015 में मोदी सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? 2015 नहीं है, 2019 में मोदी सरकार के द्वारा लगभग 111 क्षेत्र से अधिकृत क्षेत्र थे, या ऐसे क्षेत्र थे जो बांग्लादेश में होना चाहिए, क्योंकि वहां की जो भौगोलिक सीमाएं हैं बांग्लादेश के साथ लगती हैं, लेकिन वो भारत के साथ थे। इसीलिए जो है क्या हुआ, अंतर्देशीय या भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौते हुआ, और समझौते के बाद 2019 में 11 क्षेत्र ऐसे थे जिसे बांग्लादेश को दिया गया, और बांग्लादेश के कुछ ऐसे क्षेत्र थे, 51 क्षेत्र, जिसे भारत में शामिल किया गया, समझौते के, किसके आधार पर? समझौते के आधार पर। अब यहां के जितने भी नागरिक हैं वो भूमि अधिग्रहण के साथ साथ जो है क्या होगा, भारत की नागरिकता हासिल हो गई, ठीक है। किसके आधार पर? भारत की नागरिकता इनको मिल गई, ठीक है। जैसे हम श्रीलंका को भारत का हिस्सा बना दें आर्टिकल 2 के प्रावधानों के तहत, तो श्रीलंका के जितने नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 2019 में 51 ऐसे क्षेत्र थे जिनको भारत में विलय किया गया, और वहां के नागरिक जो है स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कि नागरिकता की समाप्ति कैसी होती है, ठीक है। ये तो थे आर्टिकल 8 के प्रावधानों के तहत नागरिकता अर्जन। आर्टिकल 9 में देख लेते हैं हम नागरिकता की समाप्ति। भारत के लोगों की नागरिकता किस तरीके से समाप्त होती है ये देख लीजिए। स्वतः किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, इसकी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाती है? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, दूसरा दुश्मन, ये ना, दुश्मन देश के नागरिक को भारत की गोपनीय सूचना साझा करने पर, चलो ये ठीक रहेगा ना। दुश्मन देश के नागरिक को, जैसा कोई नागरिक है और पाकिस्तान के साथ जो है क्या कर रहा हो, भारत की जो गोपनीय सूचनाएं हैं, सेना से संबंधित कोई सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को जो है क्या कर रहा हो भाई, साझा कर दे रहा हो, उनको जो है सेंड कर देता हो, ऐसे नागरिक को उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, या राष्ट्रद्रोह का आरोप लग सकता है उन पर और उम्र कैद की सजा
हो सकती है। ठीक है, चलिए तीसरी पॉइंट, गलत जानकारी देकर नागरिकता के लिए पंजीकरण किया है, या गलत जानकारी देकर नागरिकता हासिल किया है और पता चलता है कि इन्होंने जो है गलत सूचना दिया है, गलत जानकारी देकर नागरिकता हासिल की है, ऐसी स्थिति में सरकार उनकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। ठीक है, गलत जानकारी देकर भारत की नागरिकता हासिल की है, गलत सूचना देकर या गलत जानकारी देकर भारत की नागरिकता प्राप्त किया है, ऐसी स्थिति में जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, किसी अन्य देश की न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा, ठीक है, ये उन्हीं नागरिकों के लिए लागू होती है जैसे कोई व्यक्ति जो है पंजीकरण के लिए आवेदन किया और नागरिकता हासिल की, या देशीकरण के द्वारा जो है नागरिकता हासिल की, या समझ में आ रहा है, 2 प्रकार से हैं, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता या देशीकरण के द्वारा नागरिकता हासिल करी है। ठीक है, ऐसे नागरिकों को अन्य देश की न्यायालय के द्वारा सजा दे दी गई है, और सजा कितने साल की है? 2 वर्ष से अधिक की सजा दे दी गई है। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं हम, 5वां पॉइंट, कोई व्यक्ति व्यापार, वाणिज्य व्यापार आदि के लिए विदेश गया हुआ है। कहां गया है? विदेश के लिए विदेश गया है, विदेश। समझ में आ रहा है ना? कहां गया हुआ है? विदेश गया है। कोई व्यक्ति जो है वाणिज्य व्यापार एवं अन्य गतिविधियों के लिए विदेश गया हुआ है और वो 7 साल से अधिक तक जो है किसी प्रकार से भारत के साथ आवागमन, लेन देन या न तो किसी प्रकार से जो है कोई गतिविधि, एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और विदेश में ही हो सकता है जिंदा होगा कि मर गया होगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, मतलब भारत के साथ 7 वर्षों तक कोई भी सूचना आब्लिक ट्रांजैक्शन लिख सकते हो, पैसे लेन देन की जो ट्रांजैक्शन है ये भी जो है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार मर गया मान लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है? मर गया मान लेती है, और ना तो वो वाणिज्य से संबंधित तो लेन देन कर रहा है, ना अपने जो वीजा है उसको वेरीफाई कर रहा है, या नागरिकता का जो कार्ड है उसको वेरीफाई कर रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है सरकार के द्वारा। तो हमने भारत की नागरिकता समाप्त करने के जो है क्या क्या सिद्धांत बताए हैं, ये देख लीजिए। स्वतः किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, दुश्मन देश के नागरिक को भारत की जो गोपनीय सूचनाएं हैं उसको वो साझा कर देता है। ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरी चीज है, गलत जानकारी देकर जो है भारत की नागरिकता हासिल करी है, ऐसी स्थिति में उनकी जो सूचनाएं हैं गलत पाई गई जांच में, तो भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, कोई अन्य देश की न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष का जो है कठोर कारावास
की सजा दी गई हो, ऐसे नागरिकों की नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, कोई भी व्यक्ति व्यापार वाणिज्य आदि के लिए विदेश गया हुआ है और लगातार 7 वर्षों के बाद भी किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं मिल रही है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना ही कोई लेन देन कर रहा है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार उनकी नागरिकता को समाप्त कर देती है। ठीक है, इस तरीके से उनकी नागरिकता आर्टिकल 9 के प्रावधानों के तहत समाप्त कर दी जाएगी, नागरिकता नहीं रहेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना। चलिए देखिए, नागरिकता का बना रहना, जस्ट इसके जो अपोजिट होगा वो सब जो है क्या होगा, नागरिक होने के लिए जरूरी होगा। जैसे देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो, सच्ची निष्ठा रखता हो। ठीक है, देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो। ठीक है, देश के नागरिक के रूप में जिम्मेदार हो, देश के नागरिक के रूप में जिम्मेदार हो, जिम्मेदार नागरिक की तरह वो जो है जीवन जी रहा हो और अपनी विकास में देश का विकास देख रहा हो, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जस्ट अपोजिट हो, देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता हो, विदेश घूमने जाता हो लेकिन भारत के साथ जो है व्यापारिक संबंध बनाए रखता हो। ठीक है, विदेश की न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा ना दिया गया हो। ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता वो हासिल ना कर रहा हो, ठीक है ना, या स्वतः जो है भारत की नागरिकता ना छोड़ा हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में भारत का नागरिक बना ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या है, संसद को नागरिकता संबंधी, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार किसे है, संसद को है। ठीक है, आर्टिकल 11 के प्रावधानों के तहत संसद जो है अभी तक लगभग 9 बार भारत के नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन की जा चुकी है। ठीक है, और 2015 एवं 2019 में नागरिकता संबंधी कानूनों में क्या की गई है, सरकार के द्वारा संशोधन की गई है। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। भारत के नागरिकों को जो है क्या क्या अधिकार होते हैं और विदेशी नागरिकों को क्या क्या अधिकार होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, भारत के नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। किसका अधिकार होगा, मतदान। ठीक है, भूमि खरीदने का अधिकार, खरीदने का अधिकार, भूमि खरीदने का अधिकार है ना। ठीक है, मतदान का अधिकार और नियोक्ता का अधिकार। किसका अधिकार, भूमि खरीदने का अधिकार। नियोक्ता का मतलब वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने का अधिकार। वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक के लिए वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन विदेशी नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता, ना ही मतदान कर सकता है, ना ही भूमि खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन विदेशी नागरिकों को स्वतंत्र घूमने का भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना, भारत के सीमा के अंदर जो है स्वतंत्र वो नहीं घूम सकता, लेकिन भारतीय नागरिक स्वतंत्र घूम सकता है।
भूमि खरीद सकता है, घर बना सकता है, रह सकता है, वाणिज्य व्यापार कर सकता है। लेकिन क्या विदेशी नागरिक व्यापार कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन कुछ समझौते के साथ, कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, चलिए। लेकिन जो विदेशी नागरिक हैं भारत में शिक्षा हासिल कर सकते हैं, बैंक खाता खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? खाता खोल सकते हैं। ये सारे अधिकार जो है, ठीक है। साथ ही साथ मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार जो है केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 15, 15, 16, 17, 15, 16, 17, आर्टिकल 19, 29 और 30। ये आर्टिकल जो है किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम। नागरिकता, है ना, भारत की जो नागरिकता है, यह भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसे भी नागरिक हैं, ऐसे भी नागरिक हैं जिनको आजीवन वीजा दी जाती है, आजीवन वीजा दी जाती है। ठीक है, क्या दी जाती है? आजीवन वीजा दी जाती है। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए, एनआरआई सुने हैं ना आप लोग? एनआरआई और एस लगाई दीजिए, एनआरआईस, एनआरआई, एनआरआईस। ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, अनिवासी भारतीय, भारतीय। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, पीआईओ, पीआईओ। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन। ठीक है, OCI, ये देख लो, ये क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहां पे देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होगा भारतीय मूल का नागरिक, भारतीय मूल का नागरिक। और ये है समुद्री पारी, समुद्री पारी भारतीय नागरिक, समुद्री पारी भारतीय नागरिक। ये देख लीजिए, अनिवासी भारतीय किसे कहा जाता है? एनआरआईज किसे कहा जाता है? ऐसे नागरिक जो कमाने खाने के लिए विदेश गए हैं और वो भारत के जो है ठेठ नागरिक हैं। ठेठ नागरिक मतलब जानते हैं ना, वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो वाणिज्य व्यापार आदि के लिए कहां गए हुए हैं? विदेश गए हुए हैं। ऐसे नागरिकों को जो है क्या कहा जाता है? एनआरआईज कहा जाता है। ठीक है, वो रोजगार, व्यापार, वाणिज्य आदि गतिविधियों के लिए कहां गए हुए हैं? विदेश गए हैं। ऐसे भारतीय नागरिक, नागरिक जो विदेश व्यापार, 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 वाणिज्य, वाणिज्य या सेवा के लिए विदेश गए हुए, लेकिन भारत के नागरिक हैं। वो किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। ठीक है, लेकिन भारत में निवास नहीं करते। ठीक है, ऐसे नागरिकों को क्या कहा जाता है? एनआरआईज कहा जाता है, भारतीय नागरिक कहा जाता है। इनको वे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं क्योंकि भारत के नागरिक हैं ये, क्योंकि इनका मतदाता सूची में भी नाम होगा, ये चुनाव भी लड़ सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। ये केवल और केवल जो है विदेश में जाकर निवास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नागरिकों को जो है एनआरआई कहा जाता है। ठीक है,
अनिवासी भारतीय। क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं हम भारतीय मूल का नागरिक। भारतीय मूल का नागरिक आजादी से पहले, आजादी से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले ये प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में भारत के लिए लड़ा था, या भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन थी उस आंदोलन में भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन भारत की नागरिकता छोड़कर वो कहां चला गया? विदेश में चला गया है, और विदेश की नागरिकता ले ली है, अमेरिका की नागरिकता ले ली है, ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है। ऐसे नागरिकों को जो है क्या कहा जाता है? भारतीय मूल का नागरिक कहा जाता है। जैसे निकेत के जो दादा है, उनके दादा के उनके दादा के उनके दादाजी भारतीय नागरिक थे, लेकिन आज जो है कहां रह रहे हैं? अमेरिका में रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी वो भारत में तो थे ना। ठीक है, भारत तो ऐसे नागरिक जो है क्या कहलाएंगे? भारतीय मूल के नागरिक कहलाएंगे। भारत सरकार के द्वारा ऐसे नागरिकों को जो है आजीवन भारत की क्या देती है? आजीवन वीजा देती है कि भारत में आकर वो निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, आजीवन वीजा, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नागरिक जो है क्या कहलाते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट चलते हैं हम समुद्री पारी भारतीय नागरिक। इसमें जो है याद रखेंगे आप लोग, पाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, नेपाल, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार। ये पड़ोसी जो देश हैं, पड़ोसी देश के जो नागरिक हैं, उनको भारतीय मूल का नागरिक नहीं कहा जाएगा। ऐसे में तो हर पाकिस्तानी जो है भारतीय मूल के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्यों भारतीय मूल के हो जाएंगे? क्योंकि आजादी से पहले सभी के सभी जो है भारत के साथ ही सीमा साझा करते थे। ठीक है, अखंड भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका आदि जो पड़ोसी देश के नागरिक जो है भारतीय मूल के नागरिक नहीं कहलाएंगे। नहीं तो पाकिस्तान के लोग रोज पाकिस्तान आ जाएंगे, है ना, भारतीय मूल के हैं करके। ठीक है, क्योंकि आजीवन वीजा मिल जाएगी इनको। आगे बढ़े हम लोग, एक और देख लेते हैं, ओसीआई। ओसीआई किसे कहा जाता है? समुद्री पारी भारतीय नागरिक। ऐसे नागरिक जो द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, फ्रांस चले गए हैं, समुद्र के उस पार, मतलब समुद्र पारी भारतीय नागरिक। इसमें चीन, जापान, नेपाल आदि नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो समुद्री पारी भारतीय नागरिक ऐसे नागरिक जो आजादी के बाद, किसके बाद? आजादी के बाद जो है भारत की नागरिकता त्याग दिए हैं, या आजादी से पहले भारत की नागरिकता छोड़कर कहां चले गए? विदेश चले गए, और समुद्र के उस पार रह रहे हैं, समुद्र पारी भारतीय नागरिक। ठीक है, ऐसे नागरिकों को जो है क्या कहा जाता है? ओवरसीज इंडियन सिटीजन कहा जाता है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन, इंडियन सिटीजन कहा जाता है, जिसे समुद्र पारी भारतीय नागरिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, एक पॉइंट और बता दे रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम सीएए। ये ध्यान रखना आप लोग, सीएए 2019 में जो है सीएए आया। ठीक है, और एनआरसी 2015 में आया एनआरसी। चलिए देखिए, सीए सबको पता है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके अंतर्गत याद रखेंगे आप लोग, ईसाई, सिख, जैन, फारसी, हिंदू,
हिंदू। आदि, आदि नहीं, ज्यादा आदि हो जाएगा, है ना। ईसाई, सिख, जैन, फारसी, हिंदू, ठीक है, हिंदू और बौद्धिस्ट। कौन सा? बौद्धिस्ट। जो पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये देखिए, तीन देश हैं इसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले, ध्यान रखना इसको, 31 दिसंबर 2014 से पहले ऐसे नागरिक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से भारत आया हुआ है, कब से पहले? 31 दिसंबर 2014 से पहले, उसको सरकार के द्वारा, सीएए के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। ठीक है ना, बिना रजिस्ट्रेशन का, बिना आवेदन करके जो है भारत की नागरिकता हासिल कर लिया गया, भारत की नागरिकता दे दी गई। कारण था क्योंकि वहां पे ये अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक होने के नाते जो है जो इस्लामिक देश हैं इन पर अत्याचार कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से ये पीड़ित हैं, परेशान हैं, इसीलिए इनको जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। और ये कब आए थे? 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे और भारत में रह रहे थे, इन लोगों को जो है भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सीए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के सिख, जैन, फारसी, हिंदू, ईसाई, बौद्धिस्ट आदि के जो नागरिक हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे व्यापार करने के लिए, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। आगे चलते हैं हम। एनआरसी 2015 में जो है एनआरसी विधेयक लाया गया, जिसे जो है 2019 में पास कराया गया। एनआरसी, ये एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन कहा जाता है इसे, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे रजिस्टर जिनमें जो है भारतीयों के क्या हो, दस्तावेज दिखाकर नागरिकता हासिल कर सकते हैं। मैं भारत का नागरिक हूं यह साबित करने के लिए 1987 से पहले का डॉक्यूमेंट दिखाकर जो है आप उस रजिस्टर में अपना नाम चढ़वा सकते हैं और क्या हो सकते हैं? भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, और असम में जो है एनआरसी कराई गई, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। 2016-17 में एनआरसी कराई गई, कहां पे? असम में एनआरसी कराई गई, नेशनल रजिस्टर बनाया गया। इस रजिस्टर में जो है नाम चढ़ाने के लिए रिकॉर्ड, ये एक प्रकार का रिकॉर्ड होगा और इस रिकॉर्ड के प्रावधानों के तहत जो है क्या होगी, वहां की लगभग 19 लाख ऐसे जनता थे जिनके पास जो है क्या नहीं थी, डॉक्यूमेंट नहीं थी और भारतीय नागरिक वो खुद को साबित नहीं कर पाए, जिनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था। और सरकार के खिलाफ जो है एक क्या थी, एक विरोध हो रही थी, विरोध प्रकट हो रही थी। ठीक है, कि एनआरसी कराने से जो है जो घुमंतु प्रकार के जो प्रजाति हैं वो जो है एक स्थान उनका कोई निवास नहीं है, ऐसे लोग जो है क्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर पाएंगे? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा? या भारत जो है आगजनी की समस्या से भी पीड़ित रहती है। दूसरी चीजें, उत्तर भारत के जो अधिकांश ऐसे राज्य हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ पीड़ित होती है और बाढ़ जो है रात को सोए हैं और बहा कर ले जाती है घर को। समझ में आ रहा है? क्या ऐसी स्थिति में जो है लोग अपनी डॉक्यूमेंट बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे और बहुत सारे लोग अपने देश से बेघर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एनआरसी जो है सही नहीं रहेगा। इस तरीके से जो है एक सोशलिस्ट लोगों का जो है तर्क था और अधिकांश जो भारतीयों का तर्क था कि नागरिकता रजिस्टर में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएंगे बहुत सारे भारतीय। इस तरीके से नागरिकता का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।